हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम फाइनल कंक्लूजन की ओर पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा रे ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट है बोर्ड क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। यहाँ पे ये टीआईआर का प्रॉब्लम है। हमारे पास क्या गिवन है? गिवन दैट हमारे पास क्रिटिकल एंगल गिवन है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल होता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही होती है। तो क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल होता है जिसके लिए रिफ्रैक्टिंग एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आईसी गिवन है 30 डिग्री और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वी पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं। सबसे पहले हमें जो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमने आपको बताया था वो क्या था? C बाई वी होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? C बाई म्यू। अब हमारे पास म्यू नहीं गिवन है, तो TIR के केस में एक फॉर्मूला और भी था। यूजिंग फॉर्मूला क्या था? म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। ठीक है, तो IC की वैल्यू गिवन है तो यहां से हमारा म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 1/sin IC यानी sin 30 डिग्री हो जाएगा। और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? वेरी गुड, 1/2 होती है। तो जो म्यू की वैल्यू आ जा रही है 2 आ जा रही है। अब ये वाली वैल्यू उठा के वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा V की वैल्यू क्या हो जाएगी? C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, जो कि होता है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल जब भी दे और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो TIR का प्रॉब्लम है, तो इसमें TIR में निकालते हैं। म्यू इक्वल टू 1/sin IC होता है। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकल आ जाएगी और फिर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या? स्पीड का रेशियो ही होता है। तो जैसे वेलोसिटी इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हमारे पास ये डायग्राम गिवन है। डायग्राम क्या है कि एक बीकर है, बीकर में इस लेवल तक कोई लिक्विड फिल है और जिसकी विड्थ है 40 सेंटीमीटर और जहां से लाइट सरफेस पे आ रही है वो वहां पे इस कंटेनर की वॉल से उसकी दूरी नॉर्मल की 30 सेंटीमीटर है। हमारे पास इतना डेटा है, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट के लिए म्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का ही प्रॉब्लम है। तो इस डायग्राम को अगर हम कंप्लीट कर लें कुछ ऐसे, ठीक है, इसी नॉर्मल को अगर हमने बॉटम तक लिया तो ये डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो देखिए ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो गई, ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर हो गई। तो ये लेंथ कितनी होगी? डायगोनल लेंथ जो है, डायगोनल लेंथ हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस आपका 40 सेंटीमीटर हो गया। यानी अगर हम ट्रायंगल बना लें इसको, मान लीजिए ABC, अगर ट्रायंगल बना लें तो यहां से sin IC की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, तो sin IC की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी 30, यानी कि AB अपॉन AC। अब देखिए AB का वैल्यू हमें पता है, AC का पता नहीं है, तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा अंडर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए AB का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2500। और 2500 का अंडर रूट क्या होगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां वैल्यू पुट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? 30/50, जो कि sin IC की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3/5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना हो जाएगा? म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1, चूंकि sin IC है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल सा एंगल है वो 90 डिग्री है,
यानी कि लाइट सरफेस पड़ने के बाद 90 डिग्री रिफ्रैक्ट कर रही है, यानी क्रिटिकल एंगल है, तो म्यू इक्वल टू साइन 1/sin IC होता है। वैल्यू पुट करेंगे साइन IC की वैल्यू, तो 3/5 यानी 5/3 हो जाएगा। अब ये वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज करेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू c/μ। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 9/5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 5 0.5 × 40 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया था, इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन था, लेकिन आपके पास कुछ डेटा था तो हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके उस साइन IC की वैल्यू निकाल लिया, और फिर हमारे पास रिलेशन होता ही है TIR का 1/sin IC का, इसलिए आसानी से हो गया। तो चलिए ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमारा 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम अ ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर है, एट व्हाट पोजीशन इज द इमेज फॉर्म। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का प्रॉब्लम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करके इस पे जितने हो सके मल्टीपल क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखिए हमारे पास डेटा क्या है, u की वैल्यू है माइनस में 100 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कॉन्वेक्स सरफेस है तो प्लस में रहेगा 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा म्यू की वैल्यू है 1.5। अब ये ग्लास का है, आसपास एयर होती है तो म्यू ऑफ एयर आपका 1 ही लेंगे। तो हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज यानी v कैलकुलेट करना है, तो वी नो दैट हमने फॉर्मूला आपको प्रूव कराया था, μ1/-u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो μ1 हमारा यहाँ पे एयर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एयर में है तो एयर के लिए क्या होगा 1 होगा, माइनस u रखेंगे तो प्लस का 100 हो जाएगा, प्लस μ2 की वैल्यू 1.5 है, अपॉन में इमेज हमें निकालना है, μ2 माइनस μ1 तो 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 20, तो क्या मिल जाएगा हमें 1.5 अपॉन v, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां पे बचेगा 0.5/20 बोले, ठीक है। माइनस 1/100, ये उधर जाएगा माइनस हो गया, 0.5/20 बोले, या फिर इसी को 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 1/40 भी लिख सकते हैं। खैर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम तो हमारा 100 ही आएगा, तो 1.5/v इज इक्वल टू 100 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और फाइनल में हमारे पास ये जो बचेगा डेटा 1.5 अपॉन v, और इधर बचेगा 1.5 अपॉन 100, तो 1.5 कट जाएगा, और v इक्वल टू भी 100 सेंटीमीटर मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज फॉर्म, अभी चूंकि वैल्यू प्लस में आई है तो फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस 100 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा 2024-25 का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो अभी सीबीएसई ने रिलीज किया उसमें पूछा गया है। ये भी रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का प्रॉब्लम है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यानी कोई स्फीयर ऑफ ग्लास है जिसका रेडियस भी 6 सेंटीमीटर है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी 6 सेंटीमीटर यानी सेंटर पर रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट भी वहीं पे है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू की वैल्यू गिवन है कितना है 1.5।
आसपास एयर होगा तो जाहिर सी बात है म्यू ऑफ एयर आपको वैल्यू 1 लेनी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब देखिए इमेज किधर भी देखी जा सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी, क्योंकि ग्लास है, स्फीयर हर तरफ से ट्रांसपेरेंट होता है। खैर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास डेटा क्या है, μ2 की वैल्यू मान लीजिए 1.5 है, μ1 की वैल्यू हमारी 1 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए अब इसका कई साइड में है तो हम प्लस में लेके चल रहे हैं, कॉन्वेक्स सरफेस मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर है माइनस में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन प्लस का 6 हो जाएगा प्लस 1.5 बाई v हमें जो पता करना है, और μ2 यानी 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 1.5 बाई v और ये 0.5 बाई 6 बचेगा, माइनस हो जाएगा ये जाके 1 बाई 6, तो एलसीएम क्या बचेगा हमारा, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो v की 1.5 बाई v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 0.5 बाई 6, ठीक है। तो हमारा v की वैल्यू हो जाएगी, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, तो v की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस में, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, जो कि वैल्यू हो जाएगी माइनस 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है माइनस 18 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। अब इसका ये ग्लास स्फीयर का हमें कोई साइड नहीं गिवन है, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे अगर हम इस साइड से लेके चल रहे हैं तो मान लीजिए प्लस होगा, और अगर हम ये सरफेस ले रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। ऐसे ही अगर ऊपर से लेके चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, और अगर नीचे से लेके चलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। अब एक बार हम यही प्रॉब्लम दोबारा फिर से करेंगे जब रेडियस ऑफ कर्वेचर हम नेगेटिव लेके चलेंगे, तब देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा। तो इसके 2 सॉल्यूशन बन जा रहे हैं। अगर साइड स्पेसिफाइड नहीं है, इन दैट केस क्या करें, अब इस बार r की वैल्यू हम नेगेटिव ले रहे हैं, बाकी तो सेम ही रहेगा। वैल्यू पुट करते हैं तो μ1 अपॉन 6 हो जाएगा, जो कि μ1 हमारा तो 1 ही है, प्लस 1.5 बाई v, अब इधर क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई माइनस 6। एक बार हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस लेके किया है, दोबारा इसी क्वेश्चन को हम माइनस लेके कर रहे हैं। तो हमारा ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0.5 माइनस 6, और ये उधर जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा 1/6 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, साइन माइनस का लगेगा, तो ये हमारा 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1.5 बाई 6। 1.5 कट जाएगा और v की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 6 सेंटीमीटर। तो देखिए इतना वैल्यू चेंज आ रहा है। अगर आप साइड आपको गिवन नहीं है तो हमें सर कैसे करना होगा, जैसे मान लीजिए अगर सरफेस देता, कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ग्लास सरफेस में वर्चुअल इमेज मान के चल रहा है, तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या है कि हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि जो सरफेस है हमारा यानी कॉन्केव सरफेस मिल रहा होगा, यानी कि हमें ये वाली सरफेस लेनी थी। तो इसके केस में हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर रियल इमेज बोलता तो हम r की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलते, तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। तो ये भी रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का प्रॉब्लम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा, ये मान के चलिए आप देख सकते हैं 2003, 5, 8, 9, 13, 20, ठीक है, लगातार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन रिपीट इन नेचर है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका लास्ट ईयर नहीं आया तो हो सकता आ भी जाए, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और नहीं, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता तो इस जैसा ही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो बहुत सिंपल है, एक बार आप समझ लेंगे तो आसानी से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, देख के घबराना नहीं, इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 3 रेज आर रेड लाइट रेड ग्रीन ब्लू आर इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी। हमारे पास एक प्रिज्म दिया है, राइट एंगल प्रिज्म है 45 डिग्री का, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मटेरियल ऑफ प्रिज्म का फॉर रेड ग्रीन ब्लू वेवलेंथ के हिसाब से। ये आपका रेड के लिए है, ये आपका ग्रीन के लिए है और ये आपका ब्लू के लिए है रिस्पेक्टिवली। आउट ऑफ 3 which color ray emerged out of face AC? Justify your answer. Trace the path of these rays after passing through face AB. देखिए कह रहा है कि कौन सी लाइट इस प्रिज्म से बाहर निकल पाएगी। तो देखिए लाइट क्या है, यहाँ पे तो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट बिना रिफ्रैक्शन के इस फेस पे इंसिडेंट करेगी, और अगर इस फेस पे इंसिडेंट करेगी तो यहाँ नॉर्मल अगर ड्रॉ करें तीनों के लिए, तो सबके लिए इंसिडेंट एंगल वही होगा जो यहाँ पे है, यानी 45 डिग्री होगा तीनों के लिए, ठीक है। तो अब लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो हम PIR वाली फिनोमेना चेक कर लेते हैं किसका ज्यादा है। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग दे रखा है, तो देख लेते हैं क्रिटिकल एंगल कितना आएगा। तो क्रिटिकल एंगल के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/sin IC। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले चेक कर ले, तो म्यू के लिए 1/sin IC हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्रिटिकल एंगल के लिए वैल्यू जो हमारे पास एंगल यहाँ पे जो भी एंगल हो, फिलहाल एंगल तो यही है 45 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है इस 45 डिग्री के लिए। तो अगर हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, sin IC, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ये पहले sin 45 और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/1/√2 जो कि ऊपर आ जाएगा √2, तो ये हो जाएगी √2। √2 की वैल्यू होती है 1.414। कहने का मतलब है जो रिफ्रैक्टिव, ये जो इंसिडेंस आया क्रिटिकल एंगल, वो आया है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 है, यानी इससे ज्यादा होना चाहिए तो वो लाइट क्या करेगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इससे कम के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो पास नहीं होगी। तो हम कंपेयर करा लेते हैं, तो हम पाएंगे कि रेड ग्रीन ब्लू के लिए तो हमारा जो म्यू ऑफ ग्लास आया है इससे कम है, मतलब ज्यादा है म्यू ऑफ आर जो कि 1.39 है, यानी वो निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और जो म्यू ऑफ ग्लास है बाकी छोटा है ग्रीन से, ग्रीन, और म्यू ऑफ ग्लास और भी छोटा है म्यू ऑफ ब्लू से, यानी कि ओनली रेड लाइट विल पास, ठीक है। तो अगर उसमें ट्रेस भी करना है तो मैं इसे डायग्राम में आगे ट्रेस कर दे रहा हूं। तो ये तो लाइट बाहर निकल जाएगी रेड वाली, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आया है आपके क्रिटिकल एंगल के लिए, बाकी सबका ज्यादा, तो मोर देन क्रिटिकल एंगल ही पढ़ना चाहिए, तो रिफ्रैक्ट करेगी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए एंगल I इक्वल टू एंगल R है, तो लाइट यहां से आपको ये रिफ्रैक्शन भी 45, तो 45 90 डिग्री होता है, यानी ये ऐसे लाइट निकलेगी, ये भी वैसे सेम, ये तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पाथ फॉलो होगा, क्योंकि जो एंगल जिस एंगल पे इंसिडेंट होता है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगा। तो आपका ये फाइनल आपका डायग्राम बन गया। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, आंसर कितना बड़ा है, आपको ऐसे कई बार क्वेश्चन देगा, आपको बस म्यू की वैल्यू निकालनी है। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो पास कर जाएगा, ज्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है, जैसा कि देख पा रहे हैं 2008, 11, 15, 19, तो मे भी रिपीट भी हो सकता है। अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर।
इज यूज, व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। देखिए पहले क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, FO अपॉन FE होता है। 15 मीटर है तो वैल्यू सेम रखें, अगर ये मीटर में ले तो ये मीटर में लेंगे, या फिर ये सेंटीमीटर में ले तो वो भी सेंटीमीटर, तो उसको हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं। तो 15 मीटर का सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1। तो यानी m की वैल्यू क्या आ गई पहले केस में 1500। मैंने बोला था क्वेश्चन में दम बिल्कुल नहीं है। सेकेंड है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, if this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The diameter of the moon is this 3.48 into 10 की पावर 6 मीटर and radius of lunar orbit is 3.8 into 10 की पावर 8 मीटर। तो सबसे पहले देखिए डायग्राम बना लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो बना रहा है उससे जो इमेज आ रही है, ठीक है, मान लीजिए वो लूनर ऑर्बिट आपकी वो डिस्टेंस कितनी है, ये मान लीजिए r मान लेते हैं। r की वैल्यू आपकी 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर दिया हुआ है। ये डायमीटर ऑफ द इमेज हो गई, मून हो गया। वो डिस्टेंस कितना है आपका 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। देखिए अब जो लाइट यहां से आएगी, ये इमेज बना के देगी यहां पे, ठीक है। तो जो एंगल यहां पे सबटेंड हो रहा होगा वही एंगल तो यहां पे सबटेंड होगा। मान लीजिए अल्फा मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस पता है, तो ये डिस्टेंस पता होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पे जो इमेज बन रही होगी, चूंकि लाइट इंफिनिटी पे आएगी तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पॉइंट पे। तो ये मान लीजिए फोकल लेंथ होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव का FO हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस हमारा FO हो जाएगी। FO हमारे पास गिवन है, मीटर में सारी कैलकुलेशन है, तो मीटर में पता है ये कितनी डिस्टेंस है हमारा 15 मीटर है, ठीक है। तो देखिए अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो हमारा वही tan अल्फा होता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन अगर यहाँ पे tan अल्फा हम निकालें इस ट्रायंगल में, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.48 परपेंडिकुलर अपन बेस होगा इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। यूनिट सेम है तो कट जाएगा। अब इस वापस इस ट्रायंगल के लिए tan अल्फा निकालें, दूसरे वाले के लिए, चूंकि सेम एंगल बन रहा होगा तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए डायमीटर ऑफ इमेज जो बन रही है अपॉन में FO यानी कि आपका 15। अब देखिए ये दोनों इक्वेट कर दें, चूंकि tan अल्फा सेम ही एंगल बन रहा है तो दोनों को इक्वेट करा लें यहाँ पे। तो डायमीटर ऑफ इमेज हमारा क्या हो जाएगा अपॉन में 15 इज इक्वल टू 3.48 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8। 15 इधर जाएगा तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा, हम यहाँ पे रब कर दे रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया है, यहीं पे मैं मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए तो डायमीटर ऑफ इमेज हमारा क्या हो जाएगा 15 इंटू 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8। देखिए अगर हम ये पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसको 15 से 38 से ही अगर हम डिवाइड कर लें, मतलब 5 से 15 से डिवाइड कर लें तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, बचेगा 8 पॉइंट लगेगा 80 हो जाएगा। 15 5 जा 75 होता है, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, तो 15 3 जा 45। हम इसको इतने पे छोड़ दे रहे हैं 2.53। अब 34.8 को डिवाइड करना है, यहाँ पे ये भी मिटा दे रहा हूँ
ये लिख लिया होगा। तो हमारे पास वैल्यू इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। 34.8 को डिवाइड करना है 2.53 से, तो ये देखिए 1 टाइम्स जाएगा तो 2.53 माइनस, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि पॉइंट को बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर इसको बैलेंस करेंगे तो ये इतना, फिर ये 80 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 253 हो जाएगा और ये 34 80 हो जाएगा। तो देखिए 1 टाइम्स जाएगा तो 253, सॉल्व करने पे आएगा 5, और यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा 9, 95 बच रहा है, और फिर ये फाइनल में 0 हो जाएगा। देखिए 4 टाइम तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 टाइम्स ही जाएगा। तो 3 टाइम्स 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 1 जाएगा, 3 2 जा 6, 1 7 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 में से 9 गए 1, 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 7 जाएगा 191, पॉइंट लगेगा 0 पड़ जाएगा। देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स जाना चाहिए। देखते हैं, 8 3 जा 54, 8 3 जा 24, ठीक है। एंड उसके बाद 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 42, एंड 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, यानी ये ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 7 टाइम्स जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 13.7 हो जाएगी। इसको सॉल्व करने पे 13.7 इंटू, अब देखिए 10 की पावर 8 ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, या फिर यूं कहें 1.37 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको अगर सेंटीमीटर में करना होगा तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 13.7 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो मीटर में अगर बोलेंगे तो 1.37 इंटू 10 की पावर -1 मीटर, दोनों ही आंसर हैं। अगर आपको मीटर में लिखना है तो ये इतना आएगा 1.37 इंटू 10 की पावर -1 मीटर, और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 13.7 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज बना के दे रहा है उसके डायमीटर ये आ गई। देखिए करना क्या है, आपको एंगल दोनों को इक्वेट कर लेना है, ठीक है। तो जो एंगल इसके लिए बनेगा वही एंगल इसके लिए बनेगा, दोनों की वैल्यू रखें तो इमेज का डायमीटर आ जाता है। जनरली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इसको करके जाना है, छोड़ना नहीं है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रिज्म का है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, ठीक है। हमारे पास डेटा क्या है गिवन दैट में, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है डेटा है वो म्यू की वैल्यू है √3 जो की होती है, और डेल मिन हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था, डेल मिन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन क्या था। डेल मिन था हमारा ए कॉमन हो जाता था, म्यू -1 आता था, ठीक है। तो अगर ए क्या है, प्रिज्म एंगल है, चूंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है तो इसलिए ए की वैल्यू 60 डिग्री होती है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 60 डिग्री माइनस म्यू की वैल्यू 1.732 हो जाती है, -1 करेंगे तो हमारा ये 60 इंटू 0.732, तो जो की वैल्यू होगी 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 प्लस 1 19 हो जाएगा, फिर 6 7 जा 42, 42 प्लस 1 43, और पॉइंट कितने अंकों के बाद लगा है 1 2 3, तो ये हमारा हो जाएगा एक 0 लगा है, तो 43.92 डिग्री जो होगा वो एंगल मिनिमम डेविएशन एंगल आएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, मैंने आपको करा रखा है, डेल मिन इक्वल्स टू ए टाइम्स म्यू -1 होता है। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन काफी लंबा है, इसलिए मेरा पूरा बोर्ड भर गया है, ठीक है। पहले पहला पार्ट देखते हैं। अ लाइट रे एंटरिंग अ राइट एंगल प्रिज्म अंडरगोज अ रिफ्रैक्शन एट द फेस AC as shown in figure।
लाइट कैसे एंटर कर रही है, नॉर्मली टू द सरफेस है, और यहाँ पे अगर हम इंसिडेंट एंगल निकालें तो आपको पता है दो पैरेलल लाइन के बीच में जब डायगोनल रे कट कर दी तो ये एंगल बराबर होंगे, तो यानी ये 45 डिग्री ये भी होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म? तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि टीआईआर हो नहीं रहा है तो इसलिए डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे। टीआईआर अगर होता तो लाइट अंदर रहे, ये सरफेस को छूती हुई निकल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो म्यू ऑफ ग्लास प्रिज्म यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ एट, मान लीजिए इसको पॉइंट हम P मान ले रहे हैं, एट P म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू ऑफ एयर इंटू, अब ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री है, P पॉइंट पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री है, तो साइन 90। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें तो म्यू ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 1/√2 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू √2 जो कि म्यू ऑफ ग्लास की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। ये पहले पार्ट का तो आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन भले ही बड़ा है बट आंसर छोटा है। ठीक है, सेकंड पार्ट मुझे सॉल्व करने के लिए ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए आपको स्नेल्स लॉ लगाना है और यहाँ पे आपको आंसर पता चल जाएगा, तो मैं पहला पार्ट मिटा दे रहा हूं। तो नेक्स्ट है कह रहा इफ द साइड ऑफ AC प्रिज्म इज नाउ सराउंडेड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 as shown in figure, determine the light rays to continues to graze along the interface AC or undergoes total internal reflection of undergoes refraction into the liquid। देखिए अब कह रहा है अभी तक एयर थी, अब हमने इसको क्या किया, इसको एक ऐसे लिक्विड से सराउंड कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया 2/√3 हो गया। तो अब यहाँ जाहिर सी बात है एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा है, बट एयर से थोड़ा ज्यादा होगा, तो चेक ये करना है कि ये रिफ्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो अगेन हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंटरफेस पे हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे इसी पॉइंट P पे अगेन। तो अप्लाइंग Snell's law again at point P, ठीक है। तो अभी आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म गिवन है, यानी म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन, देखिए एंगल तो वही रहेगा 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू ऑफ दैट मीडियम, तो म्यू ऑफ मीडियम इनटू साइन आर। अब देखिए साइन, ये एंगल अगर हमें पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा लाइट रिफ्रैक्ट करी है या ग्रेज आउट करी है, तो वही एंगल हमें आर पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो म्यू ऑफ ग्लेज तो √2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है इज इक्वल टू ये 2/√3 है, और ये साइन मान लीजिए आर है। ये वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, रूट से √2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आर की वैल्यू हो जाएगी √3/2, जो कि वैल्यू देता है आर की वैल्यू साइन साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होती है, तो 60 डिग्री होती है, तो यानी 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब जो रिफ्रैक्शन एंगल हमारा 60 डिग्री, अब इससे ये तो पता चल रहा है कि वो लाइट ग्रेज आउट तो नहीं करेगी, तो उसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो इसको मैं मिटा के यहां से फिर से बना दे रहा हूं इसी डायग्राम में। ठीक है, तो देखिए जब यहां पे मीडियम अप्लाई कर दिया गया तो अब जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो अब लाइट ये सरफेस से होकर ग्रेज आउट नहीं करेगी, बल्कि कुछ एंगल ऐसे पाके निकल जाएगी, जो कि ये एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो लास्ट पार्ट है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू रिप्रेजेंट द पाथ फॉलोड बाय इंसिडेंट रे विद द करस्पॉन्डिंग, तो ये आपका फाइनल डायग्राम बनेगा। तो ये
बस इतना ही है। तो ये चैप्टर अब पूरी तरीके से ख़त्म होता है और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं एक बार सारे टॉपिक आप जो है उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और होप कि आप लोग अच्छा करें, क्योंकि ये चैप्टर अकेले 15 टू 16 मार्क्स 16 टू 17 मार्क्स ईजिली कैरी करता है। तो मेरा तो आपसे यही मानना है कि आप लोग पूरा 100% स्कोर सिक्योर कर पाएंगे इस चैप्टर के। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।